हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने टिश्यू का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में डिटेल में डिस्कशन की हुई। ठीक है, इस वाले में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो इस टॉपिक से जो आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड उसके साथ में वील बिगिन। ठीक है, तो अब एनिमल टिश्यू का क्या है। सिमिलरली जैसे प्लांट टिश्यूज में हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे जो डिफरेंट सेल्स हैं वो प्लांट में डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका एनिमल टिश्यूज है। अब एनिमल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? एनिमल्स का रिक्वायरमेंट है लोकोमोशन। ठीक है, ठीक है। दूसरा एनिमल्स का रिक्वायरमेंट क्या है? ईटिंग ऑफ फूड। ठीक है, ईटिंग ऑफ फूड। फिर जो वो फूड खाया है उसको सर्कुलेट करवाना। ठीक है, सर्कुलेट करवाने का फंक्शन है उसका। फिर उसके बाद ये सारे जो सिस्टम्स हैं उनको अकेले सिग्नलिंग करना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल भी ह्यूमन बींग्स का ही फंक्शन है। तो उन्हीं इन्हीं कुछ फंक्शंस के लिए जो है डिफरेंट टिश्यूज जो है हमारे वो वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ठीक है, तो जब हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो इनके भी स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू इनके फंक्शन जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है, और इनकी जो 4 मेजर टाइप्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज है। नेक्स्ट क्या है आपका? जैसे ये एनिमल टिश्यूज का ना, ये ब्लड का एक माइक्रोस्कोपिक वर्जन है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्लड सेल्स हैं वो दिखाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ आपका बेजोफिल आ गया, ये आपका लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल्स, ये आपके सारे क्या हैं? डब्ल्यूबीसीज के पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया? मैक्रोफेज आ गया, ये भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। फिर एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आपके आरबीसीज आ गए, और ये आपके प्लेटलेट्स जो कि आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इनको भी आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला जो हम टिश्यू डिस्कस करेंगे वो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू का इमेजिन करो। ठीक है, आप सपोज करो ये एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई भी अगर बैक्टीरिया हमारी स्किन के ऊपर आके बैठ जाए तो हमको इन्फेक्शन हो जाए? ऐसा नहीं होता ना कभी। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है उसके आसपास एपिथेलियल टिश्यूज की जो है वो कवरिंग होती है। इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। या सपोज करो आपको कोई चोट लग गई, इंजरी लग गई, तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपको चोट लगी, हल्की सी आपको खरोच लगी और सीधा आपकी ब्लड वेसल रप्चर हो गई? ठीक है, ऐसा नहीं होता ना कभी भी, क्योंकि क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी एपिथेलियल टिश्यूज की अराउंड योर बॉडी, जो कि आप किसी इंजरी से या फिर किसी भी इंफेक्शन से इन मोस्ट इंस्टेंसेस प्रोटेक्ट करके रखती है, एंड ऑल्सो एक बैरियर फॉर्म करती है। अब जैसे सबको पता है लिवर है। ठीक है, ये ऐसे लिवर है आपका। लिवर और जो गॉल ब्लैडर है आपका क्लोज एसोसिएशन में है, तो उनको जो सेपरेट करती है लाइनिंग, वो भी कौन सी है? आपकी एपिथेलियल टिश्यूज है। ठीक है, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, जब आप माउथ पे अपनी पैलेट टच करते हो, ठीक है, तो वो भी किसकी लाइनिंग है? एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, दे आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, एनीथिंग दैट इज एंटरिंग द बॉडी और लीविंग द बॉडी मस्ट एटलीस्ट क्रॉस वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, कोई भी चीज आपकी बॉडी में एंटर करेगी या फिर कोई भी आपकी चीज बॉडी से बाहर निकलेगी तो उसको एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम जो है वो क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो डिफरेंट एपिथेलियम्स होती है ना, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जो एपिथेलियम आपकी स्टमक में होगी, ठीक है, वो कुछ इस तरीके की एपिथेलियम होगी जो आपको गैस्ट्रिक, जो आपका HCl है उससे प्रोटेक्ट करती होगी। ठीक है, कुछ इस तरह की एपिथेलियम होगी। अब जो आपकी लंग्स के अंदर होती है, ठीक है, जो आपकी लंग्स के अंदर होगी एपिथेलियम, वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी जो म्यूकस को फैसिलिटेट करेगी, ब्रीदिंग में आपको हेल्प करेगी, है ना। और उसी तरीके से जो इंटेस्टाइन होगी, इंटेस्टाइन वाली जो एपिथेलियम होगी, वो कुछ इस तरीके की होगी कि आपका एरिया जो है, सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए, वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो वैसे ही हर जो एपिथेलियम, डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज एंड डिफरेंट पार्ट्स के, उनका फंक्शन जो है वो। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम की बात करूं, ठीक है, तो मेजरली ये 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और वो 3 मेजर टाइप्स क्या है? स्क्वोमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार। ठीक है, अब
ये तीन मेजर आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं। ये जो चौथा एपिथेलियल टिश्यू मैंने यहाँ पे लिखा है सीलिएटेड, ये क्या होता है, जैसे कॉलमनार सेल्स होते हैं, जब इनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन कभी ग्रो हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। बट प्राइमरीली कितने तरह के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, तीन तरह के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। अभी डायग्राम देखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी स्क्वामस एपिथेलियम की, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम की। तो स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स कैसे होते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, बिल्कुल फ्लैट से होते हैं, ठीक है, फ्लैट है, एकदम थिन से हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स, ठीक है। अब जब स्क्वामस एपिथेलियम जो है, जो ये सिंपल फ्लैट से सेल्स हैं, थिन से सेल्स हैं, ठीक है, जब इनकी बहुत ज्यादा लेयर्स हो जाती है ना, जब ये बहुत ज्यादा लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अब दूसरे टाइप के सेल्स क्या हैं आपके, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल कैसे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे क्यूब टाइप है, ठीक है, ऐसे क्यूब टाइप है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स, क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। अब क्यूबॉइडल सेल्स जब यूं लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स। एंड लास्ट टाइप आपकी क्या, ये देख रहे हो ना, लंबे लंबे से सेल्स हैं, ठीक है। तो ये लंबे लंबे से सेल्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलमनार सेल्स, क्या बोलते हैं, कॉलमनार सेल्स, ठीक है। तो ये आपके तीन मेन टाइप के आ गए। अब जो चौथा हमने डिस्कस किया था ना, कि कभी कभी कॉलमनार जो सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, जैसे ये लंबे लंबे सेल्स है कॉलमनार, इनके ऊपर कुछ कुछ केसेस में ये सीलिया या फिर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, उस केस में हम इनको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड, क्योंकि क्या है इनके ऊपर सीलिया, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, सिंपल स्क्वामस सेल्स जो होते हैं ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। और ये क्या करते हैं, आपकी ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है आपका, फूड पाइप और माउथ की जो लाइनिंग होती है उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जो आपकी स्किन होती है ना, जैसे जो बॉडी के ऊपर आपकी स्किन प्रेजेंट होती है, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। यू मस्ट नो कि आपकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल लेयरिंग ऑफ एपिथेलियम नहीं होती है, ठीक है, एपिथेलियम की एक सिंगल लेयरिंग नहीं होती है, मल्टीपल लेयरिंग्स होती है एपिथेलियम की, ठीक है। तो द स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको हल्का सा खरोच लग गया तो आपकी पूरी ब्लड वेसल रप्चर होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मल्टीपल एपिथेलियल लेयर्स होती है। या फिर ऐसा नहीं होता कि आपको जरा सी चोट लगी तो मसल ही आपका पूरा, मसल में ही चोट आ गई, तो वो क्या क्यों नहीं होता, क्योंकि आपकी जो एपिथेलियम होती है वो छोटे मोटे वेयर एंड टेयर से आपको प्रोटेक्ट करती है। और अगेन जैसे ये देख रहे हो ना कि ये कैसे ऐसे लाइनों में बने हैं, जैसे लेयर्स में फॉर्म्ड है ये, तो ये जो लेयर्स है इनको, इन्हीं की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये एपिथेलियम है ना, ये एपिथेलियम की लेयर है, ठीक है, एपिथेलियम की लेयर है। इस एपिथेलियम की लेयर के नीचे क्या होता है, आपका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये एपिथेलियल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उससे कौन कनेक्ट करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्ट करता है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं लमाइना प्रोप्रिया, लमाइना प्रोप्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, क्यूब शेप्ड होते हैं अगेन, और ये क्या करते हैं, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इसको स्टार मार्क कर लो। जो किडनीज होती हैं आपकी, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, उनकी लाइनिंग फॉर्म करता है, और सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स फॉर्म करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं आपके, सलाइवा, सलाइवा आपका रिलीज करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करता है, दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। अब कॉलमनार एपिथेलियम देखो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहां पे आपकी सिक्रीशन होती है या फिर जहां पे भी आपकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। सो नाउ यू ओनली टेल मी कि आपकी सिक्रीशन बॉडी में कहाँ होती है, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में कैसे, ये आपका स्टमक है,
ठीक है, दिस इज योर स्टमक। तो स्टमक के आसपास किसकी लाइनिंग होती है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ ना। तो दिस इज योर स्टमक, ठीक है। स्टमक के आसपास किसकी सिक्रीशन होती है, आपके म्यूकस की सिक्रीशन होती है। म्यूकस की सिक्रीशन क्यों होती है, क्योंकि आपका HCl क्या, स्टमक क्या रिलीज करता है, HCl फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो अगर ये HCl इतना स्ट्रॉन्ग है दैट इट कैन डाइजेस्ट द इंटायर फूड, तो डोंट यू थिंक इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डाइजेस्ट योर स्टमक एज वेल। आपको नहीं लगता कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपका खाना डाइजेस्ट कर रहा है, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि स्टमक को खुद भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके एसिड और आपकी स्टमक की लाइनिंग के आसपास क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। आपका म्यूकस होता है, ठीक है। तो जहां पे भी सिक्रीशन होती है, या फिर आपका, मैंने क्या बोला, आपका एब्जॉर्प्शन होती है। अब एब्जॉर्प्शन बॉडी में कहाँ होती है, इंटेस्टाइन्स में होती है, ठीक है। तो आपके इंटेस्टाइन्स में, और आपके जो स्टमक है, इसमें स्टमक भी ऐड कर लो, स्टमक में क्या होता है, कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। अब आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, इसमें जो कोलमनार टिश्यूज होते हैं उसके ऊपर सीलिया होता है। कैसा होता है, जैसे जो हमने बात की थी कि जो ये टॉल कोलमनार सेल्स हैं, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है ना, ये आपका जो म्यूकस है ना, म्यूकस की मूवमेंट को बाहर की तरफ पुश करता है, ताकि वो क्या क्या हो सके, क्लियर हो सके, ठीक है। ये क्या करता है, म्यूकस को पुश करता है आउटसाइड, ठीक है, म्यूकस को पुश करता है, ठीक है। तो और ये जो सीलिया इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इसकी वजह से क्या बोलते हैं हम इसको, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। इसको भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। आ सकता है सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो किससे, किसकी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट एक ये देख, अच्छा बिफोर वी बिगिन नेक्स्ट टाइप, ये देखो, ये ऐसा दिख रहा है ना आपको, लंबे लंबे टॉल सेल्स दिख रहे हैं ना, ये पता है क्या है, ये कौन सी स्लाइड है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड बोलते हैं इसको, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड बोलते हैं इसको। इसमें आप जो है एक टिश्यू का सैंपल होता है ना, उसको स्टेन करते हो, ठीक है, डिफरेंट डाइज आती हैं, उनके साथ स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये आपका आ गया, ये देखो, ये लंबे लंबे जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और तरह के हमारे पास एपिथेलियम आती है, जो कि कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स जो होती है ना, उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन क्या होती है, कभी कभी ये दोनों जो सेल्स है ना, वो सिक्रीशन करने में स्पेशलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये केस आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, वो ऐसा एपिथेलियम जहां से कुछ सिक्रीट हो, ठीक है, जहां से कुछ सिक्रीट हो आपका। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज योर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू अब आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू अब आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ना इस चैप्टर में से, एनिमल टिश्यू में से, इसी टॉपिक में से आते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में से आते हैं, ठीक है। तो बहुत केयरफुली समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जिसको स्टार मार्क करना है कि ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये एफकैट, ठीक है, देन आपका CDS, NDA, इन सब में एक ना एक बार तो पूछा ही गया है कि आपका ब्लड जो है वो किस तरीके का, ब्लड आपका जो है वो कौन से तरह का टिश्यू है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, इसका आंसर आएगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अब क्यों है ये कनेक्टिव टिश्यू, आपका हार्ट, ब्लड कहाँ से पंप होता है, आपका हार्ट से पंप होता है, ठीक है। ऐसा आपका हार्ट है, ठीक है, रुको इसको मैं ड्रॉ करती हूँ, अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। तो ये आपका हार्ट है। अब हार्ट से क्या होता है, आपका हार्ट से क्या होता है, ब्लड पंप होता है आपका, ठीक है। हार्ट से क्या होता है, ब्लड पंप होता है आपका। तो जब ब्लड पंप होगा, जब यहाँ पे हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है, तो ये बाकी बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएगा, तो कोई एक मैकेनिज्म तो होगा ना, कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से जो आपका हार्ट है वो ब्लड ऊपर से लेकर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरा जो ब्लड का सिस्टम है, ब्लड जो है आपका क्या करता है, ब्लड आपकी पूरी बॉडी, आपके हार्ट को पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए ब्लड क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड इज योर व्हाट, ब्लड इज योर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी वीडियो देखो, देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रही है पूरी, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये देख पा रहे हो, जो आपका पूरा सिस्टम है ब्लड वेसल्स का, ये कहाँ जाके एंड हो रहा है, आपका
हार्ट के अंदर जाके एंड हो रहा है, ठीक है। हार्ट से ही आपके जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेन तक जा रही हैं, हार्ट से ही आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो कहाँ जा रही हैं, नीचे अपर एंड लोअर लिम्स के अंदर जा रही है, पूरी बॉडी कनेक्ट हो रही है इनसे, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये भी आपका एपिथेलियम से ही कवर्ड है, ठीक है, क्योंकि आपकी एपिथेलियम होती है ब्लड वेसल्स के बाहर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके बाहर क्या होती है, एपिथेलियम होती है, तभी तो वो पूरी मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू इन सबसे सेपरेटेड रहती है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड, जो कि क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि क्यों है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि पूरी बॉडी को किससे कनेक्ट कर रहा है, आपके हार्ट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ब्लड क्या होता है ना, ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा होता है जिसमें हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं। तो आप एक चीज मैं आपको बताती हूँ, कभी आप ना ब्लड, अगर ये रुको मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ। अगर आपने ये सैंपल लिया ब्लड का, ठीक है, ये ब्लड सैंपल लिया, अगर इस ब्लड सैंपल को ना आप सेंट्रीफ्यूग करोगे ना, अगर इस ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूग करोगे तो ये ना सेपरेट हो जाएगा और आपको एक अलग सी लेयर दिखेगी, ठीक है, एक अलग सी येलोइश सी लेयर दिखेगी जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। आपका क्या होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो इसमें सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, सॉल्ट्स होते हैं और हॉर्मोन्स होते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको, स्टार मार्क कर लो, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ब्लड है ना, ब्लड क्या करता है, आपके गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने ऑक्सीजन जो है, आपने रेस्पिरेट, आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझाऊंगी तो आई विल टेल यू कि ये मैं कैसे बता रही हूँ। अब ऑक्सीजन है, ठीक है, आपके हार्ट ने प्योरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बनाया, ठीक है, उसको आप ले गए किडनी में। अगर किडनी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो किडनी काम कर पाएगी, ऑब्वियसली किडनी काम नहीं कर पाएगी। तो ब्लड आपका बेसिकली क्या कर रहा है, ब्लड आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कभी कभी आपने देखा है ना कि आपका हार्ट रेट एकदम से पल्स इंक्रीज हो जाती है ना, कभी कभी पल्स इंक्रीज, वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, जिसको सफाइज करने के लिए आपका जो हार्ट है वो ज्यादा ब्लड जो है वो पंप करता है। कभी कभी क्या होता है, एक आपकी होती है कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है आपकी। इसमें क्या होता है, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, जो हार्ट से निकलती हैं, वो नैरो हो जाती हैं। नैरो क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके आसपास फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो जब ये नैरो हो जाती है ना, तो उसमें से ब्लड जो है वो काफी कम कम निकलता है। जब ब्लड कम कम निकलेगा तो नेचुरली आपका हार्ट क्या है, ज्यादा पल्स, मतलब ज्यादा बार बीट करेगा, ताकि वो और ब्लड निकाल सके, टू सफाइज द डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो ब्लड है वो गैस ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स करता है, वेस्ट मटेरियल्स कौन से, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह के कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, आपका किडनी में जाएगा, ताकि आपका ब्लड जो है वो क्या हो पाए, प्योरीफाई हो पाए। तो ये डायग्राम अच्छे से देखते हैं, ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी की है, और एनसीईआरटी में ना डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो डायग्राम्स भी आपको करवाती जाऊंगी जिनके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपके ब्लड जो है ना, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एक तो प्लाज्मा जो हमने पढ़ लिया, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं आपके, हॉर्मोन्स होते हैं आपके, ठीक है, क्या होता है, प्लाज्मा। दूसरा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और तीसरा क्या होता है आपका, आपका होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, हालांकि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे तब भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है, 12 डेज, इसका लाइफ स्पैन क्या है, 12 डेज। साइज क्या है, 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब मैं आपको इनके फंक्शन बता सकती हूँ, बट दैट इज टू मच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू एट दिस मोमेंट। ये सब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस क्या होते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। और ये होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपके ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। होता है चोट लगती है तो अपने आप क्लॉट निकलने लग जाता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं,
ठीक है, तो ये लर्न कर लेना, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, उनमें से एक ये भी होगा, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, बेसोफिल, ठीक है, और फिर एक रैंडमली कोई ऑप्शन दे दिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू आता है बोन, ठीक है, बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। बोन कैसे कनेक्टिव टिश्यू है? बोन आपका कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, एक पूरा फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहा है आपकी बॉडी में। बोन्स का एक पूरा फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहा है ना, आपका हर एक बोन एक दूसरे से अटैच्ड है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अटैच्ड ही है ना। आपका ऐसा कभी हुआ है कि आप खड़े हुए और अचानक से पूरी बॉडी बिखर गई आपकी? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पूरी जो आपका पूरा बोन का सिस्टम है ये कनेक्टेड है आपस में, है ना, ठीक है। ये क्या करता है, पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क फॉर्म करता है और जो मसल्स होते हैं और मेन ऑर्गन्स होती हैं उनको सपोर्ट करता है। अब आपका लंग देख लो, लंग्स और हार्ट, कौन प्रोटेक्ट करता है इसको? रिब केज, ठीक है। ब्रेन देख लो, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? आपका स्कल प्रोटेक्ट करता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद किडनीज है, किडनीज को कौन प्रोटेक्ट करता है? पेल्विस है, पेल्विस प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो भी मेन आपके ऑर्गन्स होते हैं ना उनको सपोर्ट करता है बेसिकली ये फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये भी आपको पता ही है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? आपका कोलेजन प्रेजेंट होता है और कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। प्लीज स्टार मार्क कर लो, चाहे आपको इनके फंक्शंस पता है नहीं पता है कोलेजन फाइबर्स के, बट यू मस्ट रिमेंबर कि कोलेजन एंड कॉन्ड्रोसाइट्स पता है क्या करते हैं? तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स आपके कार्टिलेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्टिलेज बनाते हैं आपके। कार्टिलेज पता है ना क्या होती है? जैसे कान, कान जो होता है आपका, ये वाला पोर्शन देखा ना कितना फ्लेक्सिबल होता है, तो ये किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है आपका, ठीक है। तो वो होते हैं आपके कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपका बोन का पूरा था कि ये बोन भी जो है आपकी वो कनेक्टिव टिश्यू होती है एक तरह की। नेक्स्ट होता है जो बोन के जो सेल्स होते हैं ना वो एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं। और ये हार्ड एक मैट्रिक्स जैसा होता है जिसके अंदर बोन सेल्स जो है वो इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अब 2 बोन्स है मान लो, ठीक है, ये घुटना आप इमेजिन कर लो, ठीक है, ये घुटने की आपकी 2 बोन्स है। अब ये बोन्स आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं? तो 2 बोन्स कनेक्ट होती हैं आपस में, लिगामेंट होते हैं, वो 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कभी जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कभी आप चिकन लेकर आए हो, ठीक है, एंड आपका जो लेग पीस है उसके पास में आपको एक बहुत ही इलास्टिक और बहुत ही एक रिजिड सा आपको ऐसे पतले ना स्ट्रिंग्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो भी नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं, जब भी आप चिकन खाओ तो आप देखना लेग पीस के पास में आपको या इन एनी पीस जहां पे भी आपको बोन्स दिखेंगी ना, 2 बोन्स इकट्ठे दिखेंगे, आपको एक बड़ा इलास्टिक सा पतला सा स्ट्रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको आप बिल्कुल खींचने की भी कोशिश करोगे ना तो बहुत मुश्किल से वो टूटता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। तो 2 बोन्स को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन। two bones are connected with each other with the help of ligament, cartilage, whatever, ठीक है। ये बहुत इलास्टिक होता है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ, ट्रस्ट मी इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। इवन एक मैं चिकन के लिगामेंट की बात करूँ ना, चिकन के लिगामेंट की बात करूँ, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और इसमें जो है मैट्रिक्स का जो अमाउंट है वो कम होता है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज वेरी इलास्टिक, इट इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड 2 बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ये आपका बोन है, ठीक है, बोन के आसपास मसल होगी आपकी, है ना, मसल होगी बोन के आसपास। तो वो बोन को और मसल को कौन कनेक्ट करता है आपस में? वो करता है टेंडन, ठीक है, वो करते हैं टेंडन। ये भी अनदर टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? फाइब्रस होते हैं, और इनमें भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इनमें,
ठीक है, अनलाइक जो आपका लिगामेंट्स होते हैं इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और एक और हमारा टाइप होता है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, प्रोटीन्स एंड शुगर से बना होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन एंड शुगर से बना होता है, और ये क्या करता है, बोन सरफेस को स्मूथ करता है, जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है। आपने आर्थराइटिस सुना है, आपके घर में दादी होंगी, ठीक है, किसी की मदर होंगी, बहुत कंप्लेंट करती है कि चलने में दर्द होती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं, या फिर आपके घर में कोई एल्डरली होगा जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, तो वो क्यों होता है, जो आपकी ये बोन्स होती है ना, इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऐसे तो पहले लिगामेंट आ गए, ठीक है, जो जोड़ के रखते हैं इनको, और लिगामेंट के साथ फिर क्या होता है आपका, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज, जो क्या करता है, जब आपकी बोन्स आपस में, जब बोन्स या जॉइंट की मूवमेंट होती है तो बोन्स आपस में फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होती है बोन्स के बीच में। ठीक है, बोन्स आपस में रब नहीं होती हैं, इसलिए ल्यूब्रिकेटेड रखता है बोन्स को। तो जब ये कार्टिलेज ओवर द एज ये वेयर ऑफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम, आर्थराइटिस। ठीक है, और कार्टिलेज आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है, ईयर में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज। ठीक है, नोज की टिप देखते हो ना, एकदम मूव कर सकते हो उसको, बट नोज का ऊपर वाला पोर्शन जो है फोरहेड से कनेक्टेड होता है, क्या वो मूव करता है, नहीं करता है, सिर्फ टिप मूव करती है। एयर का भी जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका, वो ही मूव करता है, क्योंकि वो बना होता है आपका कार्टिलेज से। ठीक है, ट्रैकिया अगेन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड सो इज योर लैरिंग्स। इन चारों को लर्न कर लो, क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से। ठीक है, अब ये आपकी देखो, ये जो बोन्स है ना आपकी, अब ये जो ये मसल्स दिख रही हैं, ये मसल्स किससे अभी हमने पढ़ा अटैच होती हैं, टेंडन से। ठीक है, टेंडन से। ये बीच वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये क्या है, कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है, कार्टिलेज आपका ल्यूब्रिकेट करता है दो बोन्स को, और यहीं पे आपकी स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कि आपके स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है आपको, और ब्लड वेसल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होता है ये, और नर्व्स और बोन मैरो के अराउंड भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के पास हमने क्या पढ़ा, एपिथेलियम भी होती है। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था, एपिथेलियम के नीचे क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू आपको ब्लड वेसल्स में मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये कहाँ मिलता है आपको, जहाँ पे आपकी स्किन और मसल्स है उसके बीच में भी मिलता है, और आपको कहाँ मिलता है, नर्व्स में और बोन मैरो में भी मिलता है। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। अब ये जो ऑर्गन्स के अंदर की स्पेस होती है उनको फिल करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो ऑर्गन्स है उनको, और टिश्यूज को जो है वो रिपेयर भी करता है। ठीक है, ये आपका आ गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आपका जो फैट डिपॉजिट होता है ना, ठीक है, जो जहाँ पे आपका जो ये बॉडी का फैट होता है, ये जिन टिश्यूज में डिपॉजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं आपको, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर या फिर स्किन के नीचे मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके आसपास ऐसे फैट की लेयर जमा हो जाती है, तो यही एडिपोज टिश्यू होते हैं वो, जो कि जमा हो जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो ये आर्टरीज होती हैं इनका ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है, और आपको जो ये हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं इनका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, जो ये सेल्स हैं ऑफ दिस टिश्यू दे आर फिल्ड विद फ्लैट ग्लोब्यूल्स एंड स्टोरेज ऑफ फैट। ये जो है ना, अब जो लोग आपने देखा, जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं ना, उनको ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, वो ज्यादा गर्मी फील करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो फैट है ना आपका, वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। इंसुलेटर की तरह एक्ट करने का मतलब क्या होता है, हीट को ट्रैप करके रखता है बॉडी में। अब आपने पोलर बियर्स देखे हैं, इतनी ठंड में पोलर बियर्स रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि उनका जो फर है ना, उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर। व्हाट डू वी कॉल इट, ब्लबर। इसको नोट कर लो, कभी एफ कैट वगैरह में स्टैटिक पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बी बी एल यू बी ई आर, ब्लबर। ठीक है, ये पोलर बेयर की जो फर होता है ना व्हाइट कलर का, उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। तो फैट आपका एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। इंसुलेटर की तरह एक्ट करने का मतलब क्या है, कि वो जो हीट है ना उसको बॉडी से निकलने नहीं देता, ट्रैप करके रखता है। ठीक है, तो अब आप कुछ और ये कनेक्टिव टिश्यूज याद कर लो, मैक्रोफेज हो गए, फिब्रोब्लास्ट हो गए, कोलेजन फाइबर्स हो गए। ठीक है, ये भी आपके जो हैं किस तरह के सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं आपके। ठीक है, क्या क्या कर लिया हमने, फिब्रोब्लास्ट,
कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कोलेजन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड, बोन, ठीक है, और ये जो ब्लड है ना, ब्लड के साथ हमने क्या किया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और यहाँ डब्ल्यूबीसी का मैं एलैबोरेट कर देती हूँ। डब्ल्यूबीसी में हमने क्या क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड lymphocytes, monocytes, neutrophil, basophil एंड eosinophil, ठीक है, और इसके साथ ही ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमने, और इसके साथ में और क्या हमने डिस्कस किया, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ठीक है, उसके साथ एडिपोज टिश्यू, ये सब हमने कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज आपके क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ये आपकी बॉडी की मूवमेंट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये दिख रही है कि थिन लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपके टेंडन, ये देखो ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, और ये आपकी क्या आ गई, यहाँ पे मसल्स है, और ये क्या है आपके टेंडन्स है, ठीक है, ये क्या है, टेंडन्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, आपके जो मसल्स होते हैं ना, इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपके मसल्स होते हैं ना वो मूवमेंट पता है कैसे करते हैं, उसमें एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है मूवमेंट करते हैं आपके मसल्स, ठीक है। अब इस मूवमेंट ये जो कॉन्ट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन है कैसे होती है, आपका जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था सेल्स में, ठीक है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मसल सेल्स में क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कैल्शियम के जो आयंस होते हैं ना वो रिलीज होते हैं और फिर वापस पंप बैक होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अब जो आपके मसल्स, लिम्स वगैरह, लिम्स एज जो आपके हाथ और पैर में होती हैं, ठीक है, वो कब मतलब अगर आप सपोज करो आपको अपना आपको अपना हैंड रेस करना है, तो इट इज इन योर कंट्रोल, आप अपनी मर्जी से हाथ उठा के हाथ नीचे रख सकते हो, इट इज कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल। तो ऐसी मूवमेंट्स जो आप खुद से करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना वॉलंटियरिंग, वॉलंटियरिंग क्या होता है कि आपने खुद से किसी चीज के लिए ऑप्ट किया, ठीक, खुद से किसी चीज के लिए आपने इनिशिएटिव लिया, तो वो मूवमेंट्स जो आपके कंप्लीट कंट्रोल में होती हैं उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स, क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। तो ऐसी मसल्स जो वॉलंटरीली मूव करें, जो आपकी मर्जी से मूव करें, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ तो ये कैल्शियम आयन पे क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ सिंपली आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी मसल, 3-4 मसल्स के नाम दिए होंगे, बताना होगा कौन सी वॉलंटरी मसल है, या फिर ऑपोजिट भी आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है स्केलेटल मसल इज विच काइंड ऑफ मसल, ठीक है। अब जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो ना, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखता है, वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ऐसा दिखता है आपको इसका स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ये होती है ना सिलेंडर की शेप, ऐसी होती है ना, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, और इसमें ना ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बैंड्स होते हैं, इन बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, इनको हम स्ट्राइएशंस बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डू वी से, दीज मसल्स आर स्ट्राइएटेड, ठीक है, इन बैंड्स को क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशंस बोलते हैं। तो लॉन्ग होती हैं, ठीक है, लॉन्ग होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, अनब्रांच्ड होती है, ब्रांचेस नहीं निकलती हैं इनमें से, ठीक है, तो क्या होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, और साथ में क्या होता है, इनके मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इनमें, क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये है आपका मस्कुलर सिस्टम है ना, जैसे बोन्स के ऊपर आपकी मसल्स लगी हुई हैं, तो ये आपका मस्कुलर
सिस्टम है। नेक्स्ट क्या है, जो आपका स्मूथ मसल्स है, ठीक है। अब दूसरी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, ये तो हो गई, ये बात कर ली हमने, ये मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में है। कुछ मूवमेंट्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। अब खाना जो आपका एलिमेंट्री कैनाल के नीचे जाता है थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। अब जैसे ये फूड कैनाल है आपकी, तो ऐसा नहीं कि आपने खाना डाला तो सीधा नीचे की तरफ पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। ये मसल है ना, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, जो आपने खाना डाला वो यहाँ आया, ठीक है, फिर ये मसल अगली बार में रिलैक्स करेगी, तो ये खाना नीचे पहुंचेगा, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, खाना रुकेगा, फिर रिलैक्स करेगी, खाना नीचे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है आपके एलिमेंट्री कैनाल में, और साथ में कहा ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ब्लड वेसल्स में भी आपकी क्या होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, ठीक है। जो ब्लड फ्लो करता है आपके कंट्रोल में तो नहीं है, ठीक है, तो दीज आर नोन एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो we cannot really start them or stop them or simply by wanting us to do so, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, because we can't control these movements, ठीक है। they are found in the ureters, in the bronchi of lungs, ठीक है। and अब क्या होता है कि ये ऐसी होती हैं, जैसे इस तरह की होती हैं ये, ठीक है, इस तरह के शेप होते हैं, स्पिंडल शेप होती है इनकी, ठीक है, स्पिंडल शेप होती है, पॉइंट, इनके एंड्स क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं इनके एंड्स, जैसे देख सकते हो ना आप कैसे ये मसल्स है, तो ये पॉइंटेड होते हैं आपके, ठीक है। और क्या होता है, ये यूनिन्यूक्लिएट, इसके बीच में एक न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके बीच में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ ऐसी जगहें जहाँ की मूवमेंट्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पे आपकी क्या होती है, स्मूथ मसल्स, और जिन जगहों को आप कंट्रोल कर सकते हो उनमें क्या होती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और अनलाइक ये है अनस्ट्रेटेड, ठीक है, अनस्ट्रेटेड, इसकी स्पेलिंग में क्लियरली लिख लेती हूँ, अनस्ट्राइएटेड। इनमें वो बैंड्स, जो ऑल्टरनेटिव बैंड्स हमने डिस्कस किए थे ना पिछली स्लाइड में, वो नहीं होते हैं इनमें, कोई बैंड्स नहीं होते हैं ऑल्टरनेटिव, ये अनस्ट्राइएटेड होते हैं, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आती है फिर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, अब हार्ट की रिदम कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गई आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स। तो आपकी मसल्स जो हैं वो क्या है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में क्या फीचर्स पढ़े थे हमने, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, वॉलेंट्री, अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच्ड, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल, और इसमें क्या प्रेजेंट होती थी, स्ट्राइएशंस। स्मूथ मसल में हमने क्या पढ़ा था, स्पिंडल शेप है, एक न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। और साथ में हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने साथ में इसमें पढ़ा था कि ये क्या होती हैं, स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं, स्ट्राइएशंस एब्सेंट होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और पॉइंटेड क्या होते हैं, एंड्स इसके पॉइंटेड होते हैं, और साथ में क्या होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है। और कार्डियक मसल्स का क्या है, कार्डियक मसल्स भी आपकी लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप ही है इनकी, बट आप देखो, ये देखो, इसको देखो ऐसे, और ये देखो, तो ये उतनी लॉन्ग नहीं है जितनी आपकी स्केलेटल मसल्स थी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, उतनी लॉन्ग नहीं है, बट सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। और इनमें भी क्या है, न्यूक्लियस एक है, जैसे ये एक सेल है तो इसमें एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्या है, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। साथ में क्या है, ब्रांचेस दिख रही हैं इसकी, तो ये ब्रांच्ड भी है। और अब क्या हम इसकी मूवमेंट हार्ट बीट की कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ, इनवॉलेंट्री, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपका लास्ट टाइप का टिश्यू आ गया, नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, जिसमें आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होता है, जो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है आपकी, ठीक है। तो क्या होता है आपका इसमें, जो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और नर्व्स हो गया। अब इसमें कौन सी सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ब्रेन नर्व सेल्स या फिर
न्यूरॉन्स, ठीक है। अब न्यूरॉन ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। न्यूरॉन इज द ओनली सेल दैट डज नॉट डिवाइड, ठीक है। न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे डीजेनरेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक बार आपका कोई जो न्यूरॉन है, मतलब सपोज करो विद एज क्या होता है, आपको देखते हो ना मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके न्यूरॉन्स जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ऑर्गन्स भी आपके क्यों वीक होते जाते हैं विद टाइम, क्यों होते जाते हैं, वो इसलिए होते जाते हैं बिकॉज जब आपके न्यूरॉन्स ही वीक होंगे तो सिग्नल जो होते हैं ना, सेल सिग्नलिंग, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो दीज आर द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड। तो जो न्यूरॉन होता है ना, इसके अंदर एक सेल बॉडी होती है, ठीक है। दिस इज योर सेल बॉडी, ये आपकी सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, एक लंबा पार्ट होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर एक्सॉन। एक्सॉन बोलते हैं। और ये जो ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर है ना, फाइबर जैसे, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और क्या होता है, एक इंडिविजुअल नर्व जो होता है ना, वो एक नर्व सेल 1 मीटर लंबा हो सकता है, ठीक है। 1 nerve cell can be long up to 1 meter। तो अब now you can only imagine कितना लंबा होता होगा ये nerve cell, ठीक है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग ही होगा, बट ये मैक्सिमम जो है वो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। द मैक्सिमम साइज इट कैन रीच इज 1 मीटर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो नर्व्स का जो जो कॉम्बिनेशन है नर्व्स का और मसल्स का, वो हमारे मोस्ट एनिमल्स में फंडामेंटल है। अब जैसे अगर आप देखो कोई भी बेसिक एनिमल ले लो, जैसे आप अर्थवॉर्म ले लो, ठीक है। तो अर्थवॉर्म में क्या हो रहा है, एक तरीके से मसल्स का और ब्रेन का क्या हो रहा है, पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। नर्व सेल्स और मतलब नर्व सेल्स ब्रेन जो भी आप कहना चाहो, इनका एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है। कोऑर्डिनेशन की वजह से इसका जो बेसिक फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है वो अकर कर रहा है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं वो रैपिडली रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि कुछ इवोक करे, एक फीलिंग या एक सेंस ऑफ एनीथिंग इवोक करे। जैसे कि मैं अगर आपको, आपकी उंगली है, उंगली के नीचे आपके मैं कैंडल रख दूं तो आपको क्या होगा, गर्मी लगेगी, एकदम से आप हाथ पीछे कर दोगे। तो ये जो हीट आपको लगेगी, ये क्या है, आपका स्टिमुलस है। और आपने जो उंगली पीछे कर ली, ये आपका क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, ठीक है। तो हमारी बॉडी देखो कितनी स्मार्ट है। अगर ऐसा कुछ पेन आपको फील ही नहीं होता, स्टिमुलस ही नहीं होता कुछ, तो आपकी पूरी स्किन जल जाती, उंगली खराब हो जाती पूरी। बट योर बॉडी इज सो स्मार्ट, वो इमीडिएटली आपको एक पेन का सेंसेशन देती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उंगली जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, दिस वॉज ऑल अबाउट आर एनिमल टिश्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स Which of the following statements regarding muscle contraction is and relaxation is correct? ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। It involves zinc ions, ठीक है। It involves calcium ions of blood. It involves calcium ions from the sarcoplasmic reticulum and pumping calcium ions back in the sarcoplasmic reticulum। तो ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और ये किसका क्वेश्चन है, CAPF का क्वेश्चन है, CAPF में आया है, ठीक है। ये ओरिजिनल पिक्चर्स लगाई हैं क्वेश्चन पेपर की। If the xylem of a plant is mechanically blocked, which of the following functions will be affected? तो मैंने आपको क्या कहा था, xylem का काम क्या होता है, क्या ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स। और मैंने क्या कहा था, इनको हम क्या बोल सकते हैं, और सॉल्यूट बोल सकते हैं ना। तो क्या ऑप्शन आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका CDS का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़े, कोलेजन फाइबर भी पढ़ा, लिम्फोसाइट्स भी पढ़े, एक्सॉन हमने किस में पढ़ा, नर्वस टिश्यू में। तो इसका आंसर क्या है, एक्सॉन। ये आपका CDS का क्वेश्चन है अगेन। नाउ कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, ठीक है। हमने डिस्कस क्या किया था, कार्टिलेज किस में होता है, लैरिंक्स में, नोज में, ईयर में, ये पढ़ा ना हमने। यूरिनरी ब्लैडर में कार्टिलेज होता है, नहीं होता, ठीक है। ये आपके NDA का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन लीफ। लीफ का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आपका, जो लीफ है आपका, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, फूड मैन्युफैक्चर करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, दिस इज करेक्ट। गैस इंटरचेंज करता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, ठीक है। ये वैसे इन डिटेल जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, बट
अब ये क्वेश्चन आया है तो मैं बता देती हूँ आपको। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन होती है, ठीक है। और कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर ये कौन करता है? जाइलम करता है। क्या करता है? जाइलम एंड फ्लोएम करता है, ठीक है। तो ये आपका कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका CAPF का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स, ठीक है। तो फाइबर्स है, जाइलम फाइबर्स पढ़े थे हमने, ठीक है। ट्रिकाइड्स पढ़े थे हमने जाइलम में, ठीक है। सीव ट्यूब्स हमने किस में पढ़ी थी? फ्लोएम में पढ़ी थी, ठीक है। और पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पेरीसाइकिल। CAPF का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स इन द प्लांट इज ड्यू टू, ठीक है। हमने क्या किया था, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? 3 तरह के होते हैं। अपाइकल कहाँ होते हैं? टिप पे, स्टेम की टिप पे और रूट की टिप पे। लेटरल कहाँ होते हैं? गर्थ इंक्रीज करते हैं। इंटरकैलरी क्या होते हैं? नोड्स, जो है नोड्स की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अपाइकल मेरिस्टेम। ये CISF का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैव डेड सेल्स, तो ये हमने क्या पढ़ा था? स्क्लेरेंकाइमा। इसमें किसकी वॉल होती है? लिग्निन की वॉल होती है। और ये क्या होता है? डेड। बाकी सारे जो होते हैं ना आपके पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, ये क्या होते हैं? लाइव सेल्स। और जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है? जाइलम के जो भी सेल्स हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम में भी क्या होता है? फ्लोएम में फाइबर्स के अलावा बाकी सारे जो होते हैं वो अलाइव होते हैं, ठीक है। फाइबर सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं ये, कि जो प्लांट है, इन प्लांट्स जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो इसका आंसर क्या है? वाटर। ये CISF का क्वेश्चन है। एंड द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, कौन सा टिश्यू हमने डिस्कस किया? मस्कुलर टिश्यू डिस्कस किया। ये आपके NDA का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टिश्यू पार्ट 2। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। And like this video, please you can subscribe to our YouTube channel and you can also find us on the social media accounts of Instagram and Telegram, ठीक है, जहाँ पे आपको PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होगा। तो I'll see you guys in the next video.